नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री के पिछले 30 वर्षों के पेपर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1991 से लेकर के 2023 तक के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि वीडियो के साथ साथ में इस पूरे कंटेंट की जो पीडीएफ है वो भी मैं साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप सभी लोगों के साथ में साझा करता रहता हूँ, ताकि आपको रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना हो। अब तक हम 18 फुल पेपर कवर कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये 19वां पेपर है और आप इस बात को दिमाग में लेकर के चलेंगे कि बेशक ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर हैं, लेकिन इनका लाभ आपको पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ एआरओ में भी मिलेगा, क्योंकि आयोग एक ही है, एक ही आयोग के द्वारा ये दोनों आगामी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है। तो बेशक आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए लग रहे हैं, तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य जो था वो मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण क्या दे रखा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की उसकी प्राण शक्ति, उसकी पावर जो थी उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो कथन सही है, कारण इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य ही था और इसकी जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर करती थी। जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में ना दिखे, आप ये मान करके चलेंगे कि पहले मैंने जो आपको 18 पेपर कराए हैं उन 18 पेपर्स में उस प्रश्न के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, और जिसके बारे में मैंने जानकारी नहीं दी है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से जो मडीरा द्वीप है ये कैरिबियन सागर का द्वीप नहीं है। बाकी का ग्रेनाडा हो गया, मॉन्टसेराट हो गया, एंगुइला हो गया, ये सारे द्वीप जो हैं ये कैरिबियन सागर में अवस्थित हैं। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। मडीरा या मैडिएरा, ठीक है, एक ही नाम है। मैडिएरा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो मैक्रोनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। मैडिएरा पुर्तगाल के स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है और इसकी राजधानी, मैडिएरा की राजधानी क्या है? फुंचल है। कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर से सटे जल का एक भाग है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 27,54,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस समुद्र का सबसे गहरा स्थल क्यूबा और जमैका की सतह से 7,500 मीटर नीचे है, जिसको क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को कैमेन गर्त के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर का पूरा क्षेत्र इसके कई द्वीपों सहित वाइडर कैरिबियन के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेनेडा जो ऑप्शन में दे रखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेनेडा कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉन्टसेराट भी ऑप्शन में दे रखा था, इसका उपनाम है द एमराल्ड आइल ऑफ द कैरिबियन। आपसे अगर पूछा जाए कि द एमराल्ड आइल ऑफ द कैरिबियन किसको कहा जाता है, तो ये मॉन्टसेराट को कहा जाता है। यह कैरिबियन सागर में एक ज्वालामुखी द्वीप के रूप में अवस्थित है। एंगुएला भी ऑप्शन में दे रखा था। एंगुएला कैरिबियन सागर में मूंगा और चूना पत्थर का एक सपाट और निचला द्वीप है। तीसरा प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के जो आंकड़े हैं निम्न में से कौन संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो ये जो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। डब्ल्यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पिछले पेपर्स में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। इसको औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री के साथ इसके अध्यक्ष और 9 सदस्यों के रूप में इसको गठित किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके 9 अन्य सदस्य होते हैं, और इस तरह के एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय जो होता है वो नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है वो सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली में है। अब ये करंट के क्वेश्चन है, 2021 का पेपर है, तो ये जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में, क्योंकि अभी आपको 2023-24 का बजट पढ़ना है आगामी अपनी परीक्षाओं के लिए। तो इसमें योजना का नाम जरूर आप जो है याद रख लेंगे कि किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना थी। ठीक है,
और यहाँ से आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 16 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुई थी। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि नई योजनाओं के साथ साथ पुरानी योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी आयोग पूछता रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दे रखी है ये 1 अगस्त 2014 से स्टार्ट करी गई थी। निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो लातविया जो है ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। बाकी कैमरून हो गया, घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, ये कोको के प्रमुख उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। कोटे डी आइवर यानी वेस्ट अफ्रीका में दुनिया में कोको बीन्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 2 मिलियन टन से ज़्यादा कोको का प्रोडक्शन करता है। अन्य देश जो कोको के शीर्ष उत्पादक हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो घाना हो गया, ब्राज़ील हो गया, कैमरन, डोमिनिकन गणराज्य और आपका इक्वाडोर, ये कोको के शीर्ष उत्पादक देशों के रूप में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो आर्टिकल 267। और आकस्मिकता निधि का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले पेपर्स में बता दिया है, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसके बाद में आता है विश्व युवा कौशल दिवस। 2021 का थीम पूछा था, हम 2023 के थीम को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 2021 के थीम से आपको कोई मतलब नहीं है। तो 2023 का जो थीम है विश्व युवा कौशल दिवस का, वो है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों, युवाओं को कुशल बनाना। ये थीम आपको याद रखना है। और विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था, तो ये था आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने नाइट्रोजन जनरेटर को किस में बदला था, ऑक्सीजन जनरेटर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। और ये सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है इसको मावट भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, जो कि विशेष रूप से आप देखते हैं गेहूं की फसल के लिए या रबी की फसलों के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी मानसून के प्रकार हैं हमारे देश में उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं, मतलब पहला पेपर जो मैंने कराया था वहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इस सीरीज़ के थ्रू आपको कवर कराए हुए हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। पश्चिमी विक्षोभ यूरोप और अटलांटिक महासागर के निकट मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। निम्न दाब जो होता है वो इस कंडीशन में भूमध्य सागर के ऊपर बनता है और भारत में प्रवेश करने से पहले ये इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर चला जाता है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, नमी होती है। जब ये निम्न दाब की जो प्रणालियां हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचती हैं तो इनके रास्ते में हिमालय आ जाता है, हिमालय के द्वारा ये अवरुद्ध हो जाती हैं और उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों और इसके साथ साथ पश्चिमी हिमालय के ऊंचे इलाकों में ये बारिश करती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा के बाद में ये जो मानसून होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पश्चिम भारत की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी जो नमी की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि ये वर्षा करते हुए चले आते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, शुष्क होने लगते हैं, जो भारत के उत्तरी मैदानों पर घने कोहरे का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, फ्लाई एश प्रदूषण जो है ये किसके कारण होता है, तो ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है, फ्लाई एश पॉल्यूशन। फ्लाई एश एक उप उत्पाद है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयले के जलाने से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ताप विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निम्न श्रेणी के कोयले में राख की जो मात्रा होती है वो 30 से लेकर के 45% तक होती है। और इस राख में क्या क्या पाया जाता है, सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और यूरेनियम जैसे जो हानिकारक पदार्थ हैं इस फ्लाई एश पॉल्यूशन के दौरान इस राख में पाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पर्यावरण सुरक्षा संस्था का कहना है कि फ्लाई एश और कोयले की राख के अन्य घटकों के महत्वपूर्ण संपर्क से व्यक्ति को कैंसर और श्वसन रोगों के विकास के खतरा जो है वो यहाँ से बढ़ जाता है। कोयले के जलने पर राख को पूरी तरीके से निकलने से रोकने के लिए फ्लाई एश को इकट्ठा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य ढेर निस्पंदन उपकरण और बैग हाउस और स्क्रबर का उपयोग जो होता है वह फ्लाई एश के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, वैसे ये 2021 की योजना है, क्योंकि योजना की बात हो रही है तो योजना का जो ईयर है वो आप अगर याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें
करंट की होंगी 2021 के टाइम की, जो आज के समय में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं होंगी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, ये 2021 की योजना है, और ये किसके लिए यूज़ की गई थी या किसके लिए स्टार्ट करी गई थी? ये मज़दूरों के लिए स्टार्ट की गई थी, मज़दूरों के लिए धार्मिक यात्रा करवाने से जुड़ी हुई ये योजना है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो जैसे रेत का रेगिस्तान हो गया, धान की खेती की भूमि हो गई, ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि हो गई, या प्रेयरी भूमि हो गई। तो इसमें से जो ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि है वो प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? तो ये कानपुर में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे ये वाला प्रश्न है आपका, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, तो 2021 के आंकड़े हैं आपके लिए, वर्तमान समय में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। तो 2023 का जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है उसके जो आंकड़े हैं वो आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का जो खिताब है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, और उपविजेता कैस्पर रूड। महिला सिंगल का खिताब ईगा स्विकटेक ने जीता है, और जो उपविजेता रही वो कैरोलिना मुचोवा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो चेलोइसिस या किलोसिस इसको कहीं कहीं बोल देते हैं। ये रोग जो होता है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रोग को ओष्ठ विदरण, ठीक है। मतलब होठ जो होते हैं वो मतलब एक तरह से क्षत विक्षत हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, जो इस बीमारी के अंतर्गत जिसका एक लक्षण देखा जाता है प्रमुख रूप से, उसको ओष्ठ विदरण कहा जाता है। ये राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ये ओष्ठ विदरण या किलोसिस जो है एक सूजन वाली स्थिति है, जो मुंह के जो कोने होते हैं वहाँ पर जो है जो स्किन होती है वो सूज जाती है, लाल लाल धब्बे जो है इस बीमारी में बन जाते हैं। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। यह कई खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से दूध, यकृत, अंडे, हरी सब्जियों, इनमें मौजूद होता है। और इसके अलावा जो विटामिन B2 है ये आंतों में रहने वाले जीवाणु के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन में पेलाग्रा रोग दे रखा है। पेलाग्रा एक प्रकार का रोग है जो नियासिन के निम्न स्तर के कारण होता है। बॉडी में नियासिन की कमी हो जाती है, यानी विटामिन B3 की जब कमी हो जाती है, उसका लो लेवल हो जाता है, तो पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। इससे क्या होता है? मनोभ्रंश हो जाता है, दस्त, सूजन, इस तरह के लक्षण जो है इसमें दिखाई देते हैं। इसे 3D के रूप में भी जाना जाता है। पेलाग्रा के लक्षणों में देखें तो मुख्य रूप से इसमें त्वक शोथ हो जाता है, अतिसार हो जाता है, डायमेंशिया हो जाता है। ये पेलाग्रा के अंतर्गत ही आते हैं सारे। त्वक शोथ मतलब त्वचा से जुड़ी हुई जो लक्षण है, त्वचा से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो त्वक शोथ के अंतर्गत आती हैं, जैसे सूजन, खुर और त्वचा का जो रंगक होता है जो फोटेंसिव डर्मल घावों का कारण बन जाता है। अतिसार यानी एक तरह से पेचिस या दस्त जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अनियमित मलत्याग होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, पाचन की गड़बड़ी होने लगती है। डायमेंशिया में क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इससे प्रभावित हो जाता है, जिससे भटकाव, भ्रम, अवसाद, थकान जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको पिछले पेपर्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग जो होता है वो मच्छर के द्वारा वाहित नहीं होता। बाकी डेंगू हो गया या फाइलेरियासिस हो गया या मलेरिया हो गया, ये सारे मच्छर के द्वारा वाहित रोग होते हैं। निद्रा रोग के बारे में बात करते हैं। ये परजीवी ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में फैलता है। डेंगू के बारे में बात करें तो ये एक मच्छर जनित वायरल रोग है और ये एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसके मामले देखने को मिलते हैं। फाइलेरिया अगर बात करें तो ये एक परजीवी बीमारी है जो लिम्फ नोड्स और लिम्फ वाहिकाओं को प्रभावित करती है। यह संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलती है। उनके काटने से एक परजीवी जो है वो जमा होता है जो लसीका प्रणाली को जो है प्रभावित कर देता है। मलेरिया की बात करें तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इन चारों स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो सबसे कम था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऑप्शन में चारों स्टेट दे रखे हैं उनके जनसंख्या घनत्व आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का 123, अरुणाचल का 17, पश्चिम बंगाल का 1028 और मिजोरम का 52। बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाले विषैलेपन की एक स्थिति होती है।
ठीक है। तो बाटुलिज्म यहाँ पे पूछा गया है, ये भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। बाटुलिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाला या पैदा होने वाला एक टॉक्सिक होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु है जो कम ऑक्सीजन की स्थिति में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर खतरनाक विषैले पदार्थों का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था? तो ये 61वां संशोधन था। ठीक है, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटा करके 18 कर दी गई थी, और राजीव गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री थे जिस टाइम पर यह संविधान संशोधन हुआ था। इनके समय में ही इस आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया था। संविधान के आर्टिकल 326 में इस संशोधन के द्वारा जो है अमेंडमेंट करा गया था। किस आर्टिकल में? 326 में। और संविधान का अनुच्छेद 326 जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ऑप्शन में 62वां संशोधन अधिनियम दे रखा है। ये किससे जुड़ा हुआ है? 62वां संशोधन अधिनियम 1989। इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाएं अगले 10 वर्षों के लिए 26 जनवरी 2000 तक आंग्ल भारतीय समुदायों के जो प्रतिनिधित्व की अवधि थी उसको बढ़ा दिया था 62वें संशोधन अधिनियम से। हालांकि जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय की जो आरक्षित सीटें थीं उनको समाप्त कर दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2019 में हुआ था। 63वां संशोधन भी ऑप्शन में दे रखा था। इसमें देखते हैं क्या है। इसने अनुच्छेद 356 में संशोधन किया। 63वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 356 में अमेंडमेंट करा गया। इसने अनुच्छेद 359A को हटा दिया। 6 जनवरी 1990 को इसको पारित किया गया। ये पंजाब राज्य पर लागू होने वाली आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 359 में दिए गए 59वें संशोधन के अनुसार निरस्त करी गई है। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के तहत रख दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो यहाँ पे आपने देखी। अगला है रेडियो धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, और दूसरा कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला केवल इसमें से सही है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो एनटीपीसी जो सिंगरौली है ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। बाकी दूसरा जो दे रखा है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। पहला गलत है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण होते हैं धूलकण। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, जो धूलकणों के माध्यम से प्रकाश का जो फैलाव होता है उसको बोला जाता है विसरण। ठीक है, तो धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का क्या होता है? विसरण होता है। अब ये विसरण क्या है? विसरण उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र के किसी भी परमाणु या किसी भी आयन या किसी भी अणु या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जो उतार चढ़ाव होता है वो विसरण कहलाता है। इसके अलावा विसरण की जो परिघटना होती है उसके उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो आपकी नाक तक आती है, उसको आप फील कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो हवा में विसरित होते हैं और ये हवा के साथ में या कणों के साथ में आपकी नाक में चले जाते हैं। इसके साथ साथ सिगरेट का धुआं जो होता है वो भी हवा में विसरित होता है, और ऊष्मा के चालन के दौरान ऊष्मा का भी विसरण होता है। जैसे किसी भी गर्म द्रव को अगर हम किसी मग में या किसी भी पात्र में डाल दें तो उसको डालने पर वो मग भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? अंतर्राज्यीय परिषद को मैं विस्तार से आपको बता चुका हूँ पिछले पेपर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो सरकारिया आयोग की समिति, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर स्थापित करी गई थी। सरकारिया आयोग की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया गया। सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है,
अब भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब यहाँ ऑप्शन में जो अन्य समितियां दे रखी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक आयोग का गठन कब किया था? 27 अप्रैल 2007 को किया था। इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों में भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से आने वाले नए मुद्दों पर गौर करने के लिए किया गया था। राजमन्नार समिति भी ऑप्शन में दे रखी है। इसकी स्थापना 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएम की सरकार ने डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में की थी। यह केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की जांच करने और केंद्र राज्य संबंधों में एकात्मक प्रवृत्ति के कारणों की जांच और पहचान करने के लिए नियुक्त की गई थी। इसने 1971 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की। केंद्र सरकार ने हालांकि राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ विटामिन के नाम दे रखे हैं, ये किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो देखिए, विटामिन सी नींबू में होता है, विटामिन डी मछली के यकृत का जो तेल होता है, कॉड ऑयल जो होता है, उसमें पाया जाता है। विटामिन B6 जो होता है ये धान के चोकर में पाया जाता है। विटामिन ए संतरी में नहीं पाया जाता है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया था। 151 इंच ऊंची इस प्रतिमा को अष्टधातु का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से तांबे और 8 धातुओं का संयोजन शामिल है, यानी अष्टधातु की ये प्रतिमा जो है बनाई गई है। यह प्रतिमा राजस्थान के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक स्थल जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनमें वाईफाई की उपलब्धता से जुड़ी हुई ये योजना है। पीएम वाणी योजना, इसका अगर आप पूर्ण रूप देखेंगे तो पीएम वाणी, इसको आप देखेंगे यहाँ से, इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दी थी। सरकार का लक्ष्य वाणी योजना के एक भाग के रूप में सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्री होती है उसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करने की बात हो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात हो, या संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान करने की बात हो, ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020, तो 2020 का कोई मतलब नहीं है, 2023 के शांति पुरस्कार को हम यहाँ पे देखेंगे। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। मैं जहाँ चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है उनको अपडेट मैंने ऑलरेडी कर रखा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं और उनके संबंधित राज्यों के नाम दे रखे हैं। आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो राणा हम्मीर मेवाड़ राज्य से संबंधित थे, राणा चुंडा का संबंध मारवाड़ से है, और मलिक राजा फारूकी का संबंध खानदेश से है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध मालवा से नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। मलिक राजा फारूकी ये फारूकी वंश के संस्थापक थे और अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम के खिलाफ विद्रोह में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। फारूकी वंश खानदेश सल्तनत का एक शासक वंश था। राणा हमीर के बारे में बात करते हैं। राणा हमीर वर्तमान राजस्थान में मेवाड़ के 14वीं शताब्दी के शासक थे। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने सेवांतरी में रूप नारायण जी का पुराना मंदिर भी बनवाया था। राणा चुंडा के बारे में बात करते हैं। 1226 में मारवाड़ का प्रमुख शहर जो था वो एक समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र था राणा चुंडा के समय में। दशकों में राठौरों का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन 1395 में उनके 12वें शासक राव चुंडा के शासनकाल में उन्होंने मारवाड़ को अधिग्रहित किया, लेकिन उसको जीत नहीं पाए। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के बारे में बात करते हैं, जौनपुर के सरकी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इसमें मालवा दे रखा था तो वो गलत था। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ये विश्व टीबी दिवस की थीम थी 2021 में, लेकिन
जितने भी यहाँ पे दिवस दे रखे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, टीबी दिवस हो, मलेरिया दिवस हो, इनकी 2023 की थीम हमको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो प्रश्न से मतलब नहीं है, उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दी हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग से या टीबी से मुक्त बनाना है। वैश्विक लक्ष्य क्या है टीबी उन्मूलन का? तो 2030 है। भारत के लिए लक्ष्य क्या है? 2025 तक है। ठीक है, 2023 के लिए थीम क्या है? हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। ये 2023 के लिए विश्व टीबी दिवस की थीम है। हाँ, हम क्षय रोग का या टीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2023 में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 2023 के लिए इस दिवस की जो थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की बात करते हैं, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी 2023 की जो थीम है वो है शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जीएसटी से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ। 27 एवं 28 जुलाई 2021 ये प्रश्न जो है 2021 के करंट का है। वर्तमान समय में इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इसको यहाँ से छोड़ देंगे। निम्न घटनाओं पर विचार करना है, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शारदा एक्ट हो गया या नेहरू रिपोर्ट हो गया, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। ठीक है, ये मतलब 18 पेपर अब तक आपने करें, आपको पता है कि मिनिमम 100 क्वेश्चन एक पेपर में हम करते हैं, 100 से ज़्यादा प्रश्न भी हो जाते हैं। तो अब तक आप ये मान करके चल सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा प्रश्न अब तक आप कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री वगैरह की, पॉलिटी वगैरह की, और हिस्ट्री पॉलिटी का तो मैं कहूँगा खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी की बात करूँ, तो इनके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस को लगा देते हैं, किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न यहीं से मतलब घुमा फिरा के बनते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से सभी पेपर्स का अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिक, इनके तो मान करके चलिए 90% क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएंगे आपको। तो अलग से भी इनके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे साइमन कमीशन देखेंगे तो 1927 में ये आया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा करी थी, तो यही इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे। ठीक है, तो इसी के ऊपर इसका नाम जो है वो साइमन कमीशन पड़ गया था। साइमन कमीशन को संवैधानिक नियमों की पुनः जांच और संशोधन करने का अधिकार दिया गया था, जिनके द्वारा भारत पर शासन किया जाता था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट थी और यह भारत के संविधान के लिए एक नई डोमिनियन कंडीशन और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। शारदा एक्ट की बात करेंगे तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 पारित किया गया। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल, लड़कों की 18 साल तय की गई थी। 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद में लड़कियों के लिए 15 और 1978 में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु को जो है इसमें कर दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। दांडी मार्च की बात करते हैं। दांडी मार्च जो था ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा उनके फॉलोअर्स के साथ में, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून जो है वो तोड़ा था। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मेट हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे शिशु मैथमोग्लोबिनेमिया भी कहा जाता है, यह बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा के कारण होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, वो नीली पड़ जाती है। ऐसा तब होता है जब रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती। मैथमोग्लोबिनेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ बच्चे या तो उनका जन्म होता है तो इसके साथ पैदा होते हैं, या कुछ बच्चों में ये बड़े होने पर विकसित होता है। मेथमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का एक रूप है जिसे ऑक्सीकृत किया गया है। इसका हीमोग्लोबिन लोहे के विन्यास को फेरस से फेरिक अवस्था में जो है बदल देता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर
जो है एक ही स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइकेन, ठीक है। क्योंकि मैं इनको ऐसे क्योंकि इनके जो एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, इनकी मतलब कब स्थापना हुई थी, कब इनका गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन चारों स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा भारत संघ के 17वें राज्य का गठन पंजाब राज्य के क्षेत्र के हिस्से को काट करके हरियाणा के नाम से किया गया था, ठीक है। ये हरियाणा जो था 17वां स्टेट था। और किस अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा, ठीक है, जो है गोवा को एक सेपरेट राज्य बनाया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार के एक हिस्से को काट करके झारखंड का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के अनुसार 2 जून 2014 को एक नए स्टेट तेलंगाना का गठन किया गया। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो इनका नाम था वेब मिलर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था। दांडी के नमक मार्च के समापन के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगले विरोध के रूप में गुजरात में धरसना साल्ट वर्क्स की अहिंसक छापेमारी को चुना था। गांधी जी को 21 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में इसका नेतृत्व जो किया गया था वो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा रिकॉर्ड की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा करने का काम किया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 की जो इसकी थीम है वो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये 2023 की इसकी थीम है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नगरीकरण या अर्बनाइजेशन जो होता है वो जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। दूसरा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं, शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं जन्म दर जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस अवधारणा के साथ में वो लोग जो है काम करते हैं। जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती जाएगी, साक्षरता दर ऊंची होती जाएगी, तो लोगों को यह समझ आती चली जाती है कि जितना सीमित परिवार होगा उतनी ही बेहतर तरीके से हम उस परिवार की जो है उसका लालन पालन या उसका जो पोषण है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊंची साक्षरता दर का संबंध सीधे रूप में निम्न जन्म दर से होता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना था। और दूसरा है वर्तमान में राज्य में जो प्रजनन दर है 2.7 प्रति हजार। 2021 वाले इस विधेयक के संदर्भ में ये दोनों कथन सही थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से न होकर के कहाँ से हैं, कनाडा से हैं। इस वजह से वो ऑप्शन गलत था। इसके अलावा कनाडा से और क्या क्या लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार जो हैं वो जो है कनाडा से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो है कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज अन्वेषण अभिकरण हैं और उनके मुख्यालय हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका नागपुर में हेड ऑफिस है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ये जो है करंट का क्वेश्चन है, इसका वर्तमान समय में कोई औचित्य नहीं है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी संवीक्षा करती है। तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संवीक्षा करने का काम करती है। और लोक लेखा समिति के बारे में
जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको पहले दे दी है, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था जो होती है उसको त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसको समझते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटी जाती है, 3 अवस्थाओं में विभाजित की जाती है: प्रारंभिक अवस्था, त्वरण अवस्था और अंतिम अवस्था। ठीक है, तो पहला चरण जो होता है यानी प्रारंभिक अवस्था जो होती है, ग्रामीण पारंपरिक समाज की विशेषता के रूप में इसको देखा जाता है, जिसमें कृषि और बस्तियों के बिखरे हुए पैटर्न की प्रधानता होती है। दूसरा चरण जो है यानी त्वरण अवस्था जो है, वो ऐसी अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था का बुनियादी पुनर्गठन और सामाजिक ऊपरी पूंजी में जो है निवेश देखने को मिलता है। तीसरा चरण यानी जो अंतिम अवस्था है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां शहरी आबादी 70% से ज़्यादा होती है। इस स्तर पर शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो इक्वल हो जाती है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो लाहौर में अदालत आला की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर इनके द्वारा शासन किया गया। इनको शेर पंजाब या पंजाब का शेर भी कहा जाता था। जन्म हुआ था इनका 13 नवंबर 1780 को महान सिंह और राज कौर के घर में, यानी इनके माता पिता का नाम महान सिंह और राज कौर था। ये चरत सिंह के पोते थे और इनका संबंध सुकर चकिया मिसल से था। ठीक है, इनके पिता जो थे महान सिंह, ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में 12 सिख मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल ने पश्चिमी पंजाब में जो है गुजरांवाला और हाफिजाबाद क्षेत्र से जो है शासन किया था। रणजीत सिंह की सेना में कई भरोसेमंद जनरलों में जीन फ्रैंकोइस एलार्ड और जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा थे। इन्होंने फ्रांसीसी तर्ज पर जो है अपनी सेना को प्रशिक्षित करने का काम किया था। नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया, ये जो है करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इसका कोई औचित्य नहीं है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सोकोत्रा द्वीप के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये पहला वाला जो है ये गलत है, ये ओमान का द्वीप नहीं है। दूसरा है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये दूसरा वाला जो कथन है ये सही है। सोकोत्रा द्वीप के बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। सोकोत्रा द्वीप समूह के लगभग 95% भूभाग का गठन जो है इस द्वीप के द्वारा किया जाता है, यानी पूरा का पूरा जो द्वीप है वो 95% भूभाग को घेरता है। यह गार्डाफुई जलग्रीवा और अरब सागर के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र प्रमुख शिपिंग मार्गों के आसपास है और आधिकारिक तौर पर यमन का हिस्सा है। ठीक है, ये जो द्वीप है किसका हिस्सा है? यमन का हिस्सा है। ओमान का द्वीप ये नहीं है। इस द्वीप को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2008 में विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पहले निम्न में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो देखिए, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आयु वर्ग जो है वो 18 से 40 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम हाई स्कूल पास व्यक्ति होना चाहिए। किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तो ये तो तीनों हैं, इसके मानदंड हैं, लेकिन ये भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो ये इसका मानदंड नहीं है, क्योंकि इसके लिए यूपी का निवासी होना अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो वो धन विधेयक है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकते हैं, ये हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और इसके बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले पेपर्स में दे चुका हूँ। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल जो होता है उसके ठीक बाद का जो समय है उसे शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। शून्यकाल 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह वह समय है जब संसद सदस्य जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो तत्काल सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा उठा सकते हैं। यदि कोई भी संसद सदस्य शून्यकाल के दौरान किसी भी मामले को उठाना चाहता है तो उन्हें सदन में बैठने के दिन जो भी वक्ता होता है या अध्यक्ष होता है उसको सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है। संसद में सॉरी संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल का समय जो होता है वो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होता है। नोटिस में किसी भी सदन में इस मुद्दे को उठाने के इच्छुक विषय को बताना होगा। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को सार्वजनिक मुद्दों के बारे में महत्व का मामला उठाने की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। संसद की जो रूल बुक है उसके नियमों में इसका उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। इस प्रकार यह एक अनौपचारिक विषय है जो संसद सदस्यों के लिए 10 दिन पहले बिना किसी नोटिस अवधि के मुद्दों को उठाने के लिए उपलब्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर कोई भी अगर सार्वजनिक महत्व का मामला है तो संसद उसके लिए 10 दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ तीर्थंकरों के नाम हैं और उनके निर्वाण स्थलों के नाम दे रखे हैं। तो जो है ऋषभनाथ जो है इनका निर्वाण स्थल अष्टापद है। वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल है वो सम्मेत शिखर नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेमिनाथ का निर्वाण स्थल ऊर्जयंत है। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी है। ठीक है। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। उन्होंने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन भारत के भागलपुर के चंपापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ पर क्या दे रखा था? सम्मेत शिखर, तो ये जो है सुमेलित नहीं था। अब वैसे तो जो जैन धर्म से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जो डिटेल्ड जानकारी है वो मैंने आपको पहले दे दी, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। इनके जो भी तीर्थंकर थे या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी शिक्षाएं हैं या उनकी जो टीचिंग्स है वो सारी चीज़ें हम पहले उसके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है। निम्न में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, उसी टाइम का, आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद हो गया, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये चारों के चारों मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। गोलकनाथवाद 1967 में जो है आया था। संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया, जिसने संसद के संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाया। यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय पारित किए जाने के बाद में अधिनियमित किया गया था। 24वें संशोधन की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि जो है इस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना इस अधिनियम के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। यानी जब भी कोई संविधान संशोधन अधिनियम जाएगा या विधेयक जाएगा जो है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। केशवानंद भारतीवाद 1973, ये भी काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके आधार पर संसद संविधान के किसी भी हिस्से में जो है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन से संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है वो बाधित नहीं होना चाहिए। निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये चिल्का है। चिल्का याद रखेंगे। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। अपनी समृद्ध जैविक विविधता के कारण चिल्का झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि थी। पुलिकट लैगून भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। तो क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हाफ पार्ट जो है आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट जो है शाम को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है शाम को आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसकी फुल जो PDF है वो दूसरे वाले पार्ट के साथ ही मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।